ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, है ना? वहां तक किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना है किसी को? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तक जो हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स में। नो सर। ओके, अच्छा, मैं धीरे धीरे जो भी हमारा क्लास है ना, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो मैं धीरे धीरे सारा यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? आज मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला अपलोड कर दिया है, ठीक है? सारा नहीं हुआ, देखता हूँ आज कितना हो पाता है अपलोड, ठीक है? तो मैं जो भी हमारा क्लास है ना वो सारा यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है? ओके, सो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जस्ट एक रिकॉल कर लो कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसमें हम लोगों ने पहला मैट्रिक्स पढ़ा था रो मैट्रिक्स, सबको याद है? दूसरा था कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा था स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना? इसके बाद हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, यही हमारा आखिरी था ना, स्क्वायर मैट्रिक्स तक ही था, यस ठीक सर। है? बट हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स में, डायगोनल, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का डायगोनल, ठीक है? सो दीपक, 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 क्लास में हो? दुर्गेश, यस सर। मुझे बताओ तो डायगोनल पहचानने के लिए हम लोगों ने एलिमेंट वाइज क्या एक डेफिनेशन था ना, डायगोनल मैट्रिक्स का पोजीशन कैसा होगा उसके बताया था? डायगोनल का एलिमेंट इक्वल होगा। नहीं 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 नहीं, हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो दुर्गेश। सर मैट्रिक्स के डायगोनल का एलिमेंट इक्वल होगा। डायगोनल का एलिमेंट इक्वल होगा? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। मैट्रिक्स के एलिमेंट इक्वल होंगे? एलिमेंट तो, एलिमेंट कैसे इक्वल हो सकता है? एलिमेंट नहीं इक्वल है, नहीं। थोड़ा सा और चेंज करो, एलिमेंट इक्वल नहीं है। दीपक, सर हाँ मुझे बताओ डायगोनल एलिमेंट कैसा दिखता है, उसका पोजीशन वाइज मुझे बताओ कैसा दिखेगा पोजीशन वाइज। सर उसका नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है तो कैसा दिखेगा? ए कैसे लिखेंगे? सर दिखेगा सर A11। हाँ, A11, सर वैसे A22। A22, A33, यानी कि इन जनरल AII, जी सर। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट जो है एक मैट्रिक्स का हमेशा AII टाइप का दिखेगा। अच्छा, क्या यस सर। डायगोनल मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में मिल सकता है या एक पर्टिकुलर टाइप के मैट्रिक्स में मिलेगा डायगोनल एलिमेंट? डायगोनल एलिमेंट क्या हर मैट्रिक्स में मिलेगा या एक पर्टिकुलर टाइप के मैट्रिक्स में मिलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में बस। स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलेगा। डायगोनल एलिमेंट सिर्फ हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलेगा, तो ये ध्यान रखना, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी डायगोनल एलिमेंट की बात हम नहीं करेंगे। समझ में आया? ये ध्यान रखना, ठीक है? सो डायगोनल एलिमेंट की जब भी बात करेंगे तो उसका मतलब मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर है, तब हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक डायगोनल मैट्रिक्स की बात हम तभी करते हैं जब मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर होता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, सो डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स हम पहचान सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा एक नोटेशन पे आते हैं, ठीक है? कभी कभी मान लो एक मेरा मैट्रिक्स है ना, 3 1 2 -9 0 7 6 9 -1, तो इसमें मेरा ये डायगोनल एलिमेंट है,
ये डायगोनल एलिमेंट है ना। सो इसके बेसिस पे ना हम लोग एक नया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड करेंगे इस डायगोनल एलिमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो क्या है वो देखो, फोर्थ मैट्रिक्स मेरा जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। फोर्थ मैट्रिक्स जो है वो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। सो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? अब जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यानी कि इसमें हम डायगोनल को चेक कर रहे होंगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स मेरा ऑटोमेटिक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि डायगोनल इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब इसके बाद हम डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो मैं चलो पहले तो तुमको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दे रहा हूं इसका डेफिनेशन, बट मैं नोटेशन के फॉर्म में भी इसका डेफिनेशन दूंगा। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच non-diagonal elements are zero. Non-diagonal elements are zero. तो ये मेरा मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? A11, A1, A22, A33, ये मेरा डायगोनल एलिमेंट है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स में जीरो होगा। तो ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना, ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स किस तरह का दिखेगा, सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अब यहां पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है लोगों को। साहिल, साहिल, यस सर। ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स इसको हम बोल सकते हैं? नो सर। ओके, सौम्या, यस सर। इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। ओके, और कौन है? शिवम, नहीं बोल सकते सर। शिवम नहीं बोल सकते हैं। आरोही, सर शायद बोल सकते हैं। शायद मैथ का शायद वर्ड नहीं होता है। सर मेरे ख्याल से बोल सकते हैं। फिर तुम्हारे ख्याल से? क्योंकि सर डायगोनल मैट्रिक्स मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। ट्रू। हाँ, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों नहीं है ये डायगोनल मैट्रिक्स? मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, तुम लोग डेफिनेशन ध्यान से देखो। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इसने डायगोनल एलिमेंट के बारे में कुछ चर्चा किया है कि डायगोनल एलिमेंट कैसा होगा? नो सर। उसने तो सिर्फ डिस्कशन किया है नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में। तो ये डेफिनेशन इससे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर हो रहा है। ये इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो इस पे जो है ये डेफिनेशन फॉलो हो रहा है, तो हम कैसे नहीं बोल सकते कि डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है? डायगोनल मैट्रिक्स है ना, उसने बोला नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो इसका जो डेफिनेशन है इसमें फॉलो हो रहा है। सो दिस मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन किसी को? सर एक क्वेश्चन है। क्या बोलो? सर वो जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है उसमें जो थर्ड कॉलम है उसको अगर हम लोग इरेज कर दे तो वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो फिर उसमें भी तो डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये डायगोनल मैट्रिक्स इसको कह सकते हैं ना? ये ऐसे इरेज कर दोगे ऐसे? यस सर। तो डायगोनल एलिमेंट है इसमें। डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए।
तो वही इसी पे सर ऐसे क्यों होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, रेक्टेंगल में भी हम लोग ला सकते हैं ना, तो क्यों होगा सर? नहीं ला सकते। तो सर ये अभी तो दिख रहा है ना A11 और A22 है ना, हाँ, तो फिर ये इसके हिसाब रेक्टेंगल से मैट्रिक्स A33 भी होना चाहिए। क्यों? आई का वैल्यू 1, अगर ये 2x3 मैट्रिक्स होगा, जबकि हम बोलते हैं कि AII मान लो AIJ है, A जो है ये मान लो 3x3 ऑर्डर का है, तो हमारा I और J दोनों बराबर होता है ना। यस सर। तो इसमें हमेशा I और J बराबर आएगा क्या? नो सर। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना डेफिनेशन में। सर नहीं समझ में आया, मतलब ये क्या है सर? सर ये क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है कि पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो फिर आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम स्क्वायर मैट्रिक्स में सॉल्व होता है। सर मतलब ऐसा क्राइटेरिया कैसे हो सकता है? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या कैसे हो होगा? सकता है मतलब सर डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, राइट? हाँ, तो हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी वो कर सकते हैं ना। एक आई थिंक पहले हमने ऑलरेडी डायगोनल जो है वो डिफाइन कर दिया है। तो सिर्फ डेफिनेशन के लिए ऐसा मान सकते हैं, मतलब कि ये डिफाइंड है इसलिए ऐसा है। डायगोनल एलिमेंट डिफाइन किया ना हमने कि डायगोनल एलिमेंट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलेगा, कंडीशन I इक्वल टू J। सर तो ऐसे हम लोगों ने क्यों डिफाइन किया है डायगोनल को, डायगोनल मैट्रिक्स को? आगे चलकर इसका बहुत सारा यूज होगा। सर कैसा यूज पढ़ेंगे ना आगे। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ बोलो साहिब। मैं आई एक्सप्लेन सर। हाँ एक्सप्लेन करो। सर सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट होता क्या है, जिसका रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट रो के लिए तो A11 मिल रहा है, सेकेंड रो के लिए A22 मिल रहा है, थर्ड रो के लिए कहाँ मिल रहा है? जब थर्ड रो के लिए मिला है नहीं तो डायगोनल एलिमेंट बना। तो सर ये तो नहीं है लिखा हुआ कि हर रो के लिए मिलना चाहिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे देखो AIJ ये डेफिनेशन को कंफर्म करो ना कि जब ये होगा तो ये हमेशा देखो ऐसा तुमको 1 I का वैल्यू भी 1 से लेकर 3 जाएगा, J का वैल्यू भी 1 से लेकर 3 जाएगा। इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x2। तो इसमें क्या हो जाएगा ना कि J जो है वो 2 तक ही जा पाएगा। समझ रही है? यस सर। जबकि वो बोल रहा है कि I और J बराबर होना चाहिए, तो I का वैल्यू जब 3 है तो J का वैल्यू भी 3 होना चाहिए ना। यस सर। बट J का वैल्यू तो 2 तक ही जा पाएगा। तो देखो एक पहली चीज ये डेफिनेशन है। सो डेफिनेशन ऑब्वियसली कोई चीज हम डिफाइन करते हैं ना, तो कहीं पे हो सकता है उसका एप्लीकेशन हो रहा हो, तो उस एप्लीकेशन के बेसिस पे हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम डेफिनेशन पे जनरली क्वेश्चन मार्क नहीं राइज करते, डेफिनेशन हम फॉलो करते हैं। डेफिनेशन को प्रूफ थोड़ी करते हो, डेफिनेशन को प्रूफ नहीं करते हो ना। अब जैसे स्क्वायर है तो क्यों हम उसको स्क्वायर बोलते हैं, ये क्वेश्चन राइज होता है क्या? नो सर। ठीक है, तो वो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को हम फॉलो करते हैं। इसी तरह डायगोनल हमने डिफाइन किया स्क्वायर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्यों नहीं मिलेगा। चलो एक लॉजिकली तुम इसको समझ सकते हो, बट इसे क्वेश्चन मार्क एराइज करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये डिफाइन किया गया इस तरह। ओके सर। ठीक है, ये डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन ऑब्वियसली कहीं पे यूज हो रहा होगा, जिन्होंने भी डिफाइन किया हो यूज हो रहा होगा, तो उसके बेसिस पे ये डायगोनल टर्म डिफाइन किया गया है। ठीक है, ठीक है सर। ताकि हमको समझ में आए कि डायगोनल वर्ड बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या क्या है। सो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सबको समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब डायगोनल मैट्रिक्स आया ना तो इस पे अब एक नोटेशन भी आएगा। जैसे एग्जांपल इसका पहले चेक कर लेते हैं। ए है मान लो 1 0 0
0 2 0 0 0 0। तो ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स यस सर। है। ओके, सो अब तुम खुद देखो कि इतना बड़ा मैट्रिक्स लिखना टफ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख दें तो ये दोनों सेम है। समझ में आया ये नोटेशन? किसी को कोई डाउट इस नोटेशन में? नो सर। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का ये भी मेथड, तो इससे तुमको समझ में आया कि नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी जीरो है, हमको सिर्फ जानना है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा। तो डायगोनल एलिमेंट 1 2 0 है, बाकी सारे तो एलिमेंट नॉन जीरो हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये भी हम लिखते हैं। तो ये मैंने जो दिया स्टेटमेंट वाइज का डेफिनेशन दिया। अब मैं डायगोनल मैट्रिक्स को नोटेशन वाइज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कि नोटेशन वाइज देने से बहुत फायदा है। अब जैसे हमको डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स A, where A is what? Aij m cross m, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर रो और कॉलम सेम होगा, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if Aij is equal to 0 when I is not equal to 0। ये जो मैंने नोटेशन वाइज स्टेटमेंट लिखा है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? यस सर। सबको ये नोटेशन समझ में आया? अविनाश? हाँ सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है इस नोटेशन में? तुम ये देखो कि Aij मेरा पूरे मैट्रिक्स का एलिमेंट बताता है। अब मैं बोल रहा हूं कि Aij का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। कब होगा? जब I और J बराबर नहीं होगा। तो I और J बराबर होने का मतलब है डायगोनल एलिमेंट, और I और J बराबर नहीं होने का मतलब है नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो मैं यही बोल रहा हूं ना कि नॉन डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू 0 होगा। तो देखो ये स्टेटमेंट मैंने स्टेटमेंट में दिया है इसका डेफिनेशन, यहाँ पे जो डेफिनेशन है ये नोटेशन में सिंपली चला गया। तो ये बेटर डेफिनेशन होगा ना नोटेशन वाइज। ये डेफिनेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? तो जनरली कभी कभी ना एमसीक्यू में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डायगोनल मैट्रिक्स? Aij इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू 0, या Aij, ये बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है। Aij इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू 0, Aij इक्वल टू 0 व्हेन I इक्वल टू 0, Aij equal to 0 when I is greater than J, Aij equal to 0 when J is I is less than J। तो कौन सा सही नोटेशन है? तो ये सही ऑप्शन है ना? समझ में आया? यस सर। इसमें कौन सा जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन को फॉलो करेगा? तो ये वाला जो ऑप्शन है यही डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन को फॉलो करेगा। तो एमसीक्यू में जो है नोटेशन वाइज क्वेश्चन डायगोनल डेफिनेशन पे ही बेस्ड हो गया ना ये क्वेश्चन। ये नोटेशन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और नोटेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही यूज किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो तुमको ऑलरेडी पता हो गया कि इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। एग्जाम्पल,
सर 2 0 हाँ बोलो। सर 1 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? ऑब्वियसली, क्यों नहीं बोल सकते हो? सर तो वहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू J, हाँ, वहाँ पे सर वो फॉलो नहीं हो रहा ना क्यों नहीं हो रहा है? सर। 1 into 1 ऑर्डर। हाँ, तो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट है ही नहीं, है ना? तो कंडीशन हम बोल सकते हैं ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गया। हाँ सर, तो बोल सकते जैसे हैं तुम, सर। हाँ हाँ बोल सकते हो। जैसे तुमको याद है ट्रांजिटिव रिलेशन में, ट्रांजिटिव रिलेशन याद है? हाँ सर याद है। उसमें वन, मान लो ए है तुम्हारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, 1, 2 सिर्फ है, तो ये ट्रांजिटिव है ना? क्योंकि इसमें हम जब ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, जब ए बी है बी सी है तो ए सी नहीं होगा, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। ए बी है बी सी तो दिख ही नहीं रहा हमको, तो हम ट्रांजिटिव का कंडीशन ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि ट्रिवियली ट्रू है, क्योंकि बीसी जब रहता तब हम एसी की बात करते हैं, बीसी है ही नहीं तो हम एसी की बात क्यों करेंगे? यस सर। ठीक है, तो सेम सेम चीज इसके साथ भी है। नॉन डायगोनल एलिमेंट, तुम मुझे बताओ कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या जीरो नहीं है? तुम मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ कर सकते हो कि सर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है? जब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा तब हम बोलेंगे ना कि ये मेरा जो है डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो मैथ्स में तुम गलत तभी बोल सकते हो जब तुमको एक काउंटर एग्जांपल मिल रहा है। अगर काउंटर एग्जांपल नहीं मिल रहा है तो हम उस स्टेटमेंट को गलत नहीं बता सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। सो अब आओ इसमें, ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है और ये मेरा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी है? हाँ सर। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जो डायगोनल एलिमेंट है वो मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये एग्जांपल भी फॉलो करेगा यहां। ये भी मेरा स्केलर मैट्रिक्स है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ये भी मेरा स्केलर मैट्रिक्स है। सो स्केलर मैट्रिक्स सबको समझ में आ गया? सर तो जो सिर्फ 1 into 1 ऑर्डर का होगा उसको भी हम हाँ स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि उसमें तो एक ही एलिमेंट है ना। हाँ सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ओके, सो मेरा ये इसके बाद आखिरी मैट्रिक्स है तुम्हारा, आखिरी नहीं, दो मैट्रिक्स और है टाइप्स में। तो नेक्स्ट अच्छा, इसको नोटेशन वाइज कैसे लिखोगे, अब मुझे कोई बता सकता है क्या? इसको अगर नोटेशन वाइज हमको लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे? aij is equal to 0 when I is not equal to j. aij equal to 0 when I is not equal to j. aij is equal to k when I is equal to j. aij j is equal to some constant k when I is equal to when j. I is equal to j. ये नोटेशन सबको समझ में आया? वेयर के, यहां पे और थोड़ा सा मेंशन कर दो, वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि मैट्रिक्स में रियल एंट्री भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स एंट्री भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया ये नोटेशन सबको? नो सर, एक्सप्लेन करिए। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट है वो मेरा क्या होना चाहिए, सारा का सारा इक्वल होना चाहिए। तो ये पहला वाला नोटेशन क्या बताया आनंद? ये पहला वाला जो नोटेशन है ये किसके बारे में बात कर रहा है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। नहीं नहीं, नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है ना? यस सर। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट उस मैट्रिक्स का क्या है? 0 है ना?
और ये किसकी बात कर रहा है? व्हेन आई विल बी इक्वल टू जे, तो ए आई जे का वैल्यू के होगा व्हेन आई विल बी इक्वल टू जे, वेयर के इज सम रियल नंबर, यानी कि आई विल बी इक्वल टू जे, तो ये किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं? डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट। सो डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू हमेशा के होगा, है ना, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो क्या ये डायगोनल जो तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स है उसके डेफिनेशन को ये नहीं फॉलो कर लिया? यस सर। और किसी कोई कंफ्यूजन? ओके चलो नेक्स्ट। सो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सो यहां से हमको पता चल गया कि अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इसके सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे, फिक्स हो गया। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर होगा और स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी है, तो डायगोनल स्क्वायर होता है तो स्केलर भी मेरा क्या होगा? स्क्वायर होगा। और जब स्केलर स्क्वायर होगा तो आइडेंटिटी भी मेरा स्क्वायर होगा। इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं लिखा है कहीं इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स बता रहा है कि ये स्क्वायर होगा। ठीक है, सो इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच diagonal elements are 1, diagonal elements are always 1, डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा मेरा? 1 होगा। तो कैसा दिख रहा होगा ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स? 1 0 0 1 या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा दिख रहा होगा या फिर ऐसा दिख रहा होगा? है ये सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। यस सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में? ओके, सो चलो अब इसके नोटेशन पे आते हैं। सोफिया क्लास में है? यस सर। मुझे बताओ, इसको अगर हम नोटेशन में लिखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, जैसे हम लोगों ने लिखा ना, स्केलर मैट्रिक्स को भी नोटेशन में लिखा, डायगोनल मैट्रिक्स को भी नोटेशन में लिखा, इसी तरह अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नोटेशन में ले जाएं तो क्या आएगा? कैसे लिखेंगे नोटेशन वाइज, बता सकती है? Aij is equal to 1. I is equal to aij equal to 1 when I equal to j. j, और Aij is equal to 0 when I is aij equal to 0. I is not equal to Not is equal to j. सो ये जो नोटेशन है ये कंप्लीटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा है। सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो हम ये डेफिनेशन तुम याद रखो, बट इसको नोटेशन वाइज भी तुम समझ के रखो कि नोटेशन में क्या इसका मीनिंग है। ठीक है, तो अब जैसे इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ए आई जे ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए आई जे का वैल्यू 1 व्हेन आई विल बी इक्वल टू जे एंड 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। जैसे फंक्शन में लिखते थे ना, वैसे इसको अगर इतना ना लिख के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये नोटेशन जनरली तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये मेरा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आते हैं लास्ट मैट्रिक्स पे, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स।
सो नाम से पता चल रहा है जीरो मैट्रिक्स Aij will be equal to 0 for all I and j. ये सिंपल डेफिनेशन एक नल मैट्रिक्स का Aij का वैल्यू हमेशा 0 होगा, i और j का कुछ भी वैल्यू, तो ये एक नल मैट्रिक्स को डिफाइन करेगा। ये सब डेफिनेशन सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। सो Aij तो जीरो मैट्रिक्स का एग्जांपल या नल मैट्रिक्स एग्जांपल ये। अब यहां पे ये देखो कि हमने यहां पे नहीं बोला है कि ये कैसा होगा, ये मेरा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ये भी नल मैट्रिक्स है मेरा, ये भी नल मैट्रिक्स है मेरा, ये भी मेरा नल मैट्रिक्स है। सो नल मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, नल मैट्रिक्स सबको समझ में आया? ओके, सो हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सबने बोला है समझ गए, तो मैं अब जो क्वेश्चन है वो इसी से पूछूंगा, इसी से रिलेटेड पूछूंगा। ठीक है, शुभम, शुभम आवाज आ रही है? शुभम, यस ओके, मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, मुझे इस स्टेटमेंट को बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है लॉजिकली बताओ, अगर फॉल्स है तो एक एग्जांपल दो। हाँ मुझे बताओ शुभम, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ये वन स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? सर एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है? ट्रू है सर। ये ट्रू है, और ये फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों ये फॉल्स है? सर क्योंकि सर एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सर उसका एक एग्जांपल, मैंने मैथ्स में क्या बोला है? एक एग्जांपल, अगर कोई चीज गलत है तो एक एग्जांपल देके मुझे बताओ। गलत चीज को प्रूव नहीं करते हैं, गलत चीज के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं ना, जहां पे वो गलत है। तो एग्जाम में अगर बोला रीजन देने के लिए तो कैसे लिखोगे? डायगोनल मैट्रिक्स का सर डायगोनल से या तो रियल नंबर हो सकता है या फिर ऐसे लिखोगे सर प्रेम। यस सर। इसका कैसे इसको प्रूव करोगे कि ये फॉल्स है? सर सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 0 लिख देंगे और डायगोनल एलिमेंट्स को अलग अलग लिख देंगे। हाँ, एक एग्जांपल सिंपल 2 3 0 0। सो हम बोलेंगे कि इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट इट इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो प्रूफ हो गया ना कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ठीक है शुभम, एक एग्जांपल मैंने बोला, एक एग्जांपल दे दो ना, काफी है। वो गलत चीज के लिए एग्जांपल देते हैं, सही चीज को प्रूफ करते हैं। ठीक है, यस। ओके, सो ये सब ध्यान रखना। अब थोड़ा सा नोटेशन पे आते हैं। एक मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको ऑलरेडी पता है, जिसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो 1 होगा, और एक 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 4x4 ऑर्डर का भी हो सकता है, 5x5 ऑर्डर का भी हो सकता है। ठीक है,
सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स में एक नोटेशन हम लोग यूज करते हैं। मैंने ऑलरेडी बोला कि एक मैट्रिक्स का नाम जो होता है कैपिटल लेटर से यूज करते हैं, तो इसका जो नाम है वो हम लोग आई से डिनोट करेंगे। ये फिक्स नोटेशन है मैट्रिक्स में। आई वर्ड अगर दे दिया है, मैट्रिक्स नहीं दिया है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बता रहा है। अब कितने ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा सिर्फ आई से तो पता नहीं चलेगा। तो यहां पे अगर ये बोल रहा है आई एन, अगर ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये एक n क्रॉस n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर लिखा हुआ है I3, तो I3 का वैल्यू कितना होगा? ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये नोटेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर I4 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यानी कि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट नोटेशन है नल मैट्रिक्स का। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को ना छोटा ओ से नहीं डिनोट करते हैं, तुम अपना बुक में देखना आगे आएगा। थोड़ा सा ओ जो है नल मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स के लिए है ना, तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा ओ यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मान लो कि जीरो है, ये जीरो और ये जीरो में क्या अंतर है? ये जीरो नंबर डिनोट कर रहा है, ये जो है नल मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये नोटेशन ध्यान रखना, ये क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जीरो अगर छोटा है तो नंबर डिनोट कर रहा है, बड़ा है तो मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना, मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर तुम मान लो कि x तुम्हारे एक इक्वेशन में ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, सपोज ये मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मैट्रिक्स में अगर ये क्वेश्चन है, इसका मतलब a और b एक मैट्रिक्स है, x और y क्या है? एक स्केलर है, और ये बड़ा जीरो है, इसका मतलब ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, सो ये नोटेशन भी ध्यान रखना, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स का नोटेशन कैसा दिखेगा। और जब तुम भी यूज कर रहे हो तो तुम भी थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंशिएट रखो, डिफरेंस रखो कि दोनों कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, और इसके साथ अगर मान लो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, तो इसके साथ अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है। ठीक है, सो ये नोटेशन ध्यान रखना, बुक में तुम्हारे जनरली यूज करता है। सो ये नोटेशन से रिलेटेड चीज हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉपिक जो तुम्हारे बुक में है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। नोटेशन सारा हो गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी सारा हो गया। अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स के इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। जैसे नंबर में दो नंबर की इक्वालिटी की बात करते हैं, तो a इक्वल टू b, इसका मतलब वैल्यू वाइज दोनों बराबर होगा। मैट्रिक्स तो वैल्यू है नहीं, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, वो एक वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की बात कर रहा है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। ठीक है, सो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? मान लो a इक्वल टू b हम बोल रहे हैं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसके लिए पहला कंडीशन क्या है? ऑर्डर ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। पहले तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो सबसे पहले तो तुम चेक करो दोनों का ऑर्डर बराबर है या नहीं। अगर दोनों का ऑर्डर बराबर नहीं है तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों का ऑर्डर अगर बराबर है तो जो पहला कंडीशन है वो फुलफिल हो गया, बट ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? मान लो a है मेरा aij m क्रॉस n, b है मेरा मान लो b के l p क्रॉस q। तो पहला वाला कंडीशन के हिसाब से क्या हो गया? m विल बी इक्वल टू p एंड n विल बी इक्वल टू q। पहले वाले कंडीशन से यही आ रहा है। ठीक है, दूसरा वाला कंडीशन तब क्या बोल रहा है?
दूसरा वाला कंडीशन बोल रहा है, तो अब जब दोनों का ऑर्डर बराबर हो गया तो aij m क्रॉस n विल बी इक्वल टू, हम बोल सकते हैं bij m क्रॉस n, लिख सकते हैं ना। तो दूसरा वाला कंडीशन क्या बोलता है, aij का वैल्यू जो होगा वो bij के वैल्यू के बराबर होगा। सर रिकॉर्ड हो रहा है। सो aij का वैल्यू जो होगा वो bij के बराबर होगा। इसका मतलब पोजीशन वाइज जो भी एंट्री है ना, पोजीशन वाइज जो भी एलिमेंट होंगे वो बराबर होंगे। इसका मतलब यानी कि 1-1 पोजीशन का एलिमेंट इसके 1-1 पोजीशन के एलिमेंट के बराबर होगा, 1-2 पोजीशन का एलिमेंट इसके 1-2 पोजीशन के एलिमेंट के बराबर होगा, 2-1 पोजीशन का एलिमेंट इसके 2-1 पोजीशन के एलिमेंट के बराबर होगा। समझ में आया? दो मैट्रिक्स को अगर मुझे इक्वल दिखाना है तो क्या करना होगा? कोई कंफ्यूजन है किसी को? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। समझ में आया? Yes, sir. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या कंडीशन है? एक एग्जांपल ले लो जस्ट 1 2 3 5 1 2 3 5 0 1। तो तुम देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जो पहला वाला कंडीशन है वही फुलफिल नहीं हो रहा है। इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 2x3 है, तो जो ऑर्डर वाला कंडीशन ये फुलफिल नहीं हो रहा, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते हैं। अब दूसरा, मान लो दोनों का ऑर्डर बराबर है, दोनों का ऑर्डर बराबर है, तो अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। दोनों का पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, ऑर्डर सेम है। अब हम चेक करेंगे 1-1 पोजीशन के एलिमेंट के बराबर है या नहीं है। अब इस पे आएंगे 1-2 पोजीशन का एलिमेंट 1-2 पोजीशन के एलिमेंट के बराबर है या नहीं, 2-1 पोजीशन का एलिमेंट 2-1 पोजीशन के एलिमेंट के बराबर है या नहीं, 2-2 पोजीशन का एलिमेंट 2-2 पोजीशन के एलिमेंट के बराबर है या नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे मैट्रिक्स मेरा क्या है, इक्वल है। समझ में आया सबको? तो ये दोनों मैट्रिक्स मेरा इक्वल है। इसमें बेस्ड जो है अगेन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्या है क्वेश्चन? जैसे फाइंड x एंड y इफ a विल बी इक्वल टू b एंड a मैट्रिक्स तुम्हारा दिया हुआ है x -1 2 7 y + 5 इज इक्वल टू b मैट्रिक्स तुम्हारा दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है सपोज 7 9 7 2 7 0। तो x और y का वैल्यू निकालना है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा है ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा है। a और b बराबर है, इसका मतलब क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर ऑलरेडी सेम है। अब एलिमेंट पोजीशन वाइज सारे एलिमेंट बराबर होंगे, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से x -1 किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर। 2 तो 2 के बराबर है ही ऑलरेडी, 7 भी 7 के बराबर है। y + 5 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इससे x का वैल्यू कितना आया 8, इससे y का वैल्यू कितना आया -5। तो x और y का वैल्यू निकल गया। समझ में आया ये क्वेश्चन? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे ऐसा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में कभी कभी, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। अब तुम अपना फर्स्ट एक्सरसाइज चेक करो। फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो 3.1। पहला क्वेश्चन सबने सॉल्व कर लिया? सॉल्व कर सकते हो ना पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया होगा सबसे। Yes. दूसरा क्वेश्चन भी सबसे सॉल्व हो गया होगा। Yes, sir. यस तीसरा भी हमने होमवर्क दिया था, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। फिफ्थ तक में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, 6th नंबर पे आते हैं। अब देखो 6th नंबर जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व हो जाएगा ये सारा? यस सर। ठीक है, तो 6 7 8 हमने ऑलरेडी उसी दिन डिस्कस कर लिया था। 9 नंबर देखो सेम है। अब 9 नंबर चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है?
9 नंबर तुमको एक कॉन्सेप्ट और देगा। 9 नंबर इसीलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। Which of the following which of the given value of x and y make the following pair of matrices equal? हमको x और y का वैल्यू पता करना है जिसके कारण ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। तो दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x + 7, 5 y + 1, 2 - 3x is equal to 0, y - 2, 8, 4. So 3x + 7 will be equal to 0. Y - 2 will be equal to 5, y + 1 equal to 8 and 2 - 3x equal to 4. ये 4 इक्वेशन आएंगे। अब तुम देखो x का वैल्यू इससे भी निकलेगा, x का वैल्यू इससे भी निकलेगा, y का वैल्यू इससे भी निकलेगा, y का वैल्यू इससे भी निकलेगा। तो अगर तुमको मान लो तुम्हारे प्रॉब्लम में एक से अधिक x का वैल्यू वाला इक्वेशन है और एक से अधिक y वाला वैल्यू इक्वेशन है, ऐसा जो y का वैल्यू दे रहा हो, 2 इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन हो, वैसे केस में हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसको सॉल्व करेंगे इसको छोड़ देंगे, तब गलत हो जाएगा। इसको तुम सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -7/3। इसको जब सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -2/3। -2/। इसको जब सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 7। 7 सॉरी। और इसको जब सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 7। तो अब यहां से क्या कंक्लूड करोगे कि x का क्या वैल्यू है और y का क्या वैल्यू है। तो जो तुम्हारा दो अलग अलग इक्वेशन था उन दोनों से x का वैल्यू सेम आना चाहिए, अलग अलग वैल्यू नहीं आना चाहिए। यहाँ पे -7/3 आ रहा है, यहाँ -2/3 आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा ना, इसको सेटिस्फाई करेगा एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है। जब एक से अधिक इक्वेशन x का एक से अधिक वैल्यू दे रहा है तो जो भी वैल्यू है या तो दोनों में कॉमन वैल्यू होना लेंगे हम आंसर में। यहाँ पे तो एक एक आंसर आ रहा है तो दोनों आंसर मैच करना चाहिए था, दोनों आंसर मैच नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि x का वैल्यू हमको नहीं मिल सकता है, y का वैल्यू हमको मिल सकता है, यानी कि x का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, y का वैल्यू हम बोल सकते हैं 7 है। इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स x के किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं हो सकता है, x का तुम कोई भी वैल्यू ले लो। समझ में आया ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हुआ? सर तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर क्या लिखोगे आप बताओ, ऑप्शन में देखो क्या है आंसर। सर नॉट पॉसिबल टू फाइंड। नॉट पॉसिबल टू फाइंड। समझ में आया? यस सर। मैं जस्ट एक और एग्जांपल दे रहा हूं। ये मान लो क्वाड्रेटिक होता, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, और मान लो एक आता 2 क्वाड्रेटिक होता फॉर एग्जांपल, इसमें आता -7/3 2, इसमें आता -2/3 और 2, तो हम x का वैल्यू तब क्या लेते, 2। आया समझ में? मैंने क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मान लो ये क्वाड्रेटिक होता है तो इससे 2 वैल्यू आता है x का, -7/3 और 2, और इस ये भी क्वाड्रेटिक होता है, इससे मान लो वैल्यू आ रहा था -2/3 और 2, तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे दोनों में, 2 लेंगे, जो कॉमन वाला वैल्यू है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो अब जो है तुम्हारा ये फर्स्ट एक्सरसाइज सबसे कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करना। हाँ 10 नंबर देखिए। क्या? 10 नंबर? 10। अच्छा 10 नंबर, हाँ 10 नंबर मैं बता दे रहा हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करोगे 1 मिनट के लिए? सर थोड़ा सा बाहर खड़े हैं, ठीक है, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट वेट करना।
हाँ सब हो ना, ओके। थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10th नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सबको याद है? आवाज आ रही है मेरी? नो सर। आवाज नहीं आ रही है? आ रही यस है सर, सर। आ रही है सर। ओके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं याद है? जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड सवाल है, कॉम्बिनेटोरिक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। 3x3 ऑर्डर का कितना मैट्रिक्स बन सकता है विथ एंट्री 0 और 1? इसका एंट्री क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं? मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सब पे एंट्री 0 कर दो, एक मैट्रिक्स बन गया। यहां पे 1 कर दो, बाकी सब जगह 0 कर दो, दूसरा मैट्रिक्स बन गया। अब एक जगह और 1 कर दो, है ना, तो एक और मैट्रिक्स बन गया। तो ऐसे जितने भी मैट्रिक्स बनेंगे उसको काउंट करना है हमको। तो ऑब्वियसली बात है, एक कॉम्बिनेटोरिक सा प्रॉब्लम हो गया ना, काउंटिंग का प्रॉब्लम हो गया ना ये। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही चीज अब तुमको बताना है कि कितने मैट्रिसेस बनेंगे 3x3 ऑर्डर के, जिसके एंट्री या तो 0 होने चाहिए या तो 1 होने चाहिए, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होना चाहिए। सर 9C2। हाँ तो बताओ कैसे बनेगा? 9 to the power 2। सर 2 to the power 9 हाँ? सर। सर 9C2। 2 to the power 9। 9C2, 2 to the power 9, 9C2। अच्छा पहले ये बताओ, ये 9C2 यूज करने का मतलब है हम ये समझ रहे हैं कि मेरा प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन का है, तो ये प्रॉब्लम क्या कॉम्बिनेशन का है? किसने आंसर दिया 9C2? यस सर, कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, कंबाइन। ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। सर एवरी परमुटेशन इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। एवरी परमुटेशन इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। हाँ ये तो पहले कंबाइन कर लेते हैं फिर अरेंज उसमें भी हमको पड़ता है। यस सर, पहले कंबाइन कर लेते हैं फिर चूज कर लेते हैं, उसके बाद अरेंज कर देंगे। हाँ तो कैसे बनाओगे इसको जरा कॉम्बिनेशन से मुझे बताओ। सर 9 है, उसमें से कोई 2 ले लेते हैं, फिर उनको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये याद है कि जब हम लोग बोले थे कि जब सी यूज करते हैं तो क्या कंडीशन होना चाहिए हमारे प्रॉब्लम में? पी और सी यूज करने के लिए हम लोगों ने कंडीशन डिफाइन किया था। जो हमारे n greater than r। क्या था निहाल? सर n greater than r। नहीं वो तो बात की बात है, मैं बोल रहा हूँ परमुटेशन जो एनपीआर है, क्या हम लोग हमेशा यूज कर सकते हैं? हर तरह के अरेंजमेंट वाले प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं क्या? या इसी तरह 9NCR जो है वो क्या हमेशा हम यूज कर सकते हैं क्या हर तरह के प्रॉब्लम में? जहाँ पे सिमिलर थिंग्स होते हैं वहाँ पे शायद नहीं कर सकते हैं। फिर तुम ये शायद वर्ड बहुत यूज सर मतलब श्योर नहीं थे। हाँ बोलो। रिपीट नहीं होना चाहिए जहाँ पे परमुटेशन का, वहाँ रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, विदाउट रिपीटिशन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा कंडीशन था। चेक करो यहाँ पे 0 और 1 है, क्या कंडीशन फुलफिल करेगा? कंडीशन फुलफिल करेगा ये? नो सर। नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, ना तो 9NCR यूज कर सकते हैं ना तो NPR यूज कर सकते हैं, है ना। तो कैसे बनेगा ये फिर प्रॉब्लम? सर। हाँ बोलो। सर कोई हम यहाँ पे 9 प्लेस है ना सर, हाँ हमको 2 एलिमेंट दिया हुआ है, हाँ 0 0 और और 1। 1। हाँ हम एक एलिमेंट का पहले कर लेते हैं इसको। फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। हाँ, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है।
तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा ना सर, फर्स्ट के लिए। 2 फैक्टोरियल क्यों? ये एक ही जगह है, तो एक ही जगह पे तुम अरेंज कैसे कर सकते हो? एक जगह पे तो एक ही चीज जाएगी ना, अरेंजमेंट नहीं होगा ना इस जगह पे, होगा? सर उस प्लेस को दो तरह से कर सकते हैं, या तो दो तरह से भर सकते हैं, में दो पॉसिबिलिटी है, बट क्या इस प्लेस पे तुम 0 और 1 को अरेंज कर सकते हो? नहीं, अरेंज नहीं हो सकता सर। अरेंज नहीं हो सकता है ना, अरेंज करने के लिए कम से कम 2 जगह होना चाहिए ना, ये तो एक ही जगह है। ओके, कॉम्बिनेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ यूज, ये यूज करो। याद है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या था? 2 था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करो यहाँ पे, ठीक है? हमारे पास कितने इवेंट हैं? अगर मुझे इस, मेरा पूरा इवेंट क्या है? एक मैट्रिक्स बनाना 3x3 ऑर्डर का। इस इवेंट को पूरा करने के लिए हमको कितने इवेंट बनाने पड़ेंगे? 9 इवेंट। 9 इवेंट को पूरे करने पड़ेंगे ना। ये 9 इवेंट क्या है? इन 9 प्लेस को फिल करना। जब तक ये 9 प्लेस हम फिल नहीं कर पाएंगे, ये मेरा कंप्लीट इवेंट नहीं बनेगा, है ना? ऐसा ही था ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। यस सर। ठीक है, तो मेरा मेन इवेंट है इस मैट्रिक्स को बनाना। इस इवेंट को पूरा करने के लिए हमको ये 9 इवेंट, एक तरह से सब इवेंट बोलो, सब इवेंट को हमको पूरा करना पड़ेगा। अब ये सारे सब इवेंट कितने तरीके से हो सकते हैं? NE1 कितने तरीके से हो सकता है? यानी कि यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 2 भी, 1 भी आ सकता है, यानी कि ये 2 तरीके से हो सकता है। इसी तरह NE2, नंबर ऑफ E2 भी 2 तरीके से हो सकता है, और नंबर ऑफ E9 भी 2 तरीके से हो सकता है। यानी कि हर एक इवेंट जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। यस सर। यहां तक सबको समझ में आया? डाउट पूछो। यहां तक सबको समझ में आया ना? किसी को कहीं डाउट है वो मुझे बताओ। ओके, सो हर एक इवेंट मेरा 2 तरीके से हो सकता है। अब मुझे ये देखना है कि नंबर ऑफ ई अगर मुझे पता करना है तो इन सारे इवेंट को होना चाहिए। तो अब केस ये राइज होता है कि इन सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ई पता चलेगा, या ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ ई पता चलेगा। यानी कि अब मुझे ये समझना है कि मुझे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज करना है या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। तो अगर ये सारे इवेंट मेरे इंडिपेंडेंट हैं तो एडिशन यूज करेंगे, ये सारे के सारे इवेंट अगर मेरे डिपेंडेंट हैं तो मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, या एंड या और वर्ड यूज करके भी चेक कर सकते हो कि एंड अगर यूज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर यूज कर रहे हैं तो ऐड होगा। तो अब मुझे बताओ क्या होगा यहाँ? मल्टीप्लिकेशन। स्टेटमेंट फॉर्म करो। टू फॉर्म अ मैट्रिक्स वी हैव टू फिल E1 place and E2 place and E3 place and E4, E5 and E6 and E7 and E8 and E9। हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि E1 और E2 को हम फिल करें। इसका मतलब E1 और E2 में से कोई नहीं भी फिल होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तब मेरा मैट्रिक्स E नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे इवेंट मेरे क्या है? डिपेंडेंट हैं। इसका मतलब ये सारे 2 जो है वो मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे नंबर ऑफ ई पता चल जाएगा। तो कितने 2 हैं? 9 2, सो 2 raised to the power 9। आया समझ में सॉल्यूशन सबको? शिवम? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। प्रज्ञा? यस सर। ये एक्सरसाइज समझ में आया? यस सर। बन जाएगा पूरा? यस सर। ओके, श्रेया? श्रेया?
चलो ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करना, कल हम लोग सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब ऑपरेशन पे आएंगे। एक तरह से मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। देखो, याद करो बचपन में सबसे पहले तुम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा था, फिर नेचुरल नंबर पढ़ने के बाद जो है नेचुरल नंबर पे ऑपरेशन सीखा था। एक तरह से यही हो गया। ये जो मैट्रिक्स है ना, बिल्कुल तुम्हारे लिए एक नंबर की तरह काम कर रहा है, और ये नंबर बिल्कुल तुम्हारे लिए नया है। तो तुमने पहले तो इन नंबर को अच्छे से समझा कि ये नंबर कैसा दिखता है, ठीक है। अब जो है इस नंबर को हम इस नंबर पे कैसे कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तरह से कहो ना, ये बिल्कुल तुम्हारा ना 1-2 क्लास स्टार्ट हुआ है इस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है। तो अभी भी देखो, तुम लोग को अगर याद है तो अभी भी तुम लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अभी भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ भी आएगी। तो ये चीज तुमको स्टार्टिंग से समझना होगा, नहीं तो फिर से इन सारी प्रॉपर्टीज में दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलो क्लास फिर खत्म करते हैं। क्लास लीव कर सकते हो।